हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 8 सितंबर के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है ताकि हम ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली ग्रास्प कर सकें। जब हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां सिर्फ एक कंट्री और उसके एलाइज डोमिनेट करते हैं। इस डोमिनेंट कंट्री को हम हेजिमोन कहते हैं, जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस अनक्वेश्चनड होता है। फिर आता है बाइपोलर वर्ल्ड, जहां 2 कंट्रीज ग्लोबल डोमिनेंस शेयर करती हैं। ये एक तरह का पावर डिवाइड होता है, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच राइवलरी। और फाइनली मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां कई रीजनल पावर्स अपने इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो WTO, यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी इनका से होता है। ऐसे ऑर्डर को हम डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड डोमिनेंस की जगह मल्टीपल पावर्स के बीच कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है। अगर हम इस पावर स्ट्रक्चर को क्रोनोलॉजिकली देखें तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद से लेकर 1991 तक का दौरा कोल्ड वॉर ईरा के नाम से जाना जाता है। ये एक बाइपोलर वर्ल्ड था जहां यूएसए और यूएसएसआर के बीच राइवलरी थी। 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से लेकर 2001 तक का दौर यूनिपोलर वर्ल्ड का था, जहां यूएसए ने ग्लोबल डोमिनेंस हासिल किया था। और 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का इमर्जेंस। चाइना एक डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर कर आया है। रशिया भी एक रिवाइवलिस्ट पावर के रूप में अपना पुराना कोल्ड वॉर का ग्लोरी वापस लेना चाहता है। इसी के साथ इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज ने अपना ग्लोबल से एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ, जिसे लिखा है शशि थरूर ने, जो एक जाने माने इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है। आर्टिकल का सेंट्रल पॉइंट यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद से एक की ऑब्जेक्टिव के अराउंड सेंटर्ड रही है, और वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो चलिए समझते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एक देश अपने फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिसीजंस को सॉवरेनली ले, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर या अलायंस ऑब्लिगेशन के। ये आइसोलेशन या न्यूट्रलिटी नहीं होता, बल्कि एक फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट अप्रोच होता है, जिसमें देश मल्टीपल पावर्स के साथ एंगेज करता है, लेकिन अपने टर्म्स पर। ये सोच इंडिया के कॉलोनियल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, जहां हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस अप्रोच के लिए एक सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंटरेस्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। इस ऑटोनॉमी के इवोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोल्ड वॉर के दौरान जब ग्लोबल ऑर्डर बाइपोलर था, तब नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का विजन दिया था। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में मोदी गवर्नमेंट ने इस अप्रोच को मल्टी अलाइनमेंट में बदल दिया है। मतलब इंडिया एक रिजिड ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मल्टीपल पावर्स के साथ पैरेलल एंगेजमेंट्स करता है। अगर हम इंडिया की करंट ग्लोबल पोजीशनिंग देखें तो इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है, यूएस, चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस को मैनेज करके, बिना किसी एक ब्लॉक में फॉर्मली अलाइन हुए। इंडिया यूएस और उसके एलाइज के साथ प्लेटफॉर्म्स जैसे क्वाड, I2U2 और IMEC में एक्टिवली एंगेज करता है। साथ ही इंडिया चाइना और रशिया के साथ SCO और ब्रिक्स जैसे फोरम्स में भी पार्टनर है। कुछ समय पहले इंडिया ने यूएस के आर्बिट्रेरी टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ रशिया और चाइना के साथ कन्वर्जेंस दिखाया था, ताकि एक ग्लोबल बैलेंस एस्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन इसी पीरियड में जब यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए फ्रेंडली जेस्चर्स दिखाए, तो इंडिया ने इक्वली पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था। ये क्लियरली शो करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करती है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के दूसरे मेजर टॉपिक पर, एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025। एनवायरमेंटल गवर्नेंस में सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनियन लेवल पर CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रेस्पेक्टिव स्टेट्स में SPCBs यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का फॉर्मेशन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत हुआ था। बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के थ्रू इनके पावर्स को एयर पोल्यूशन तक एक्सटेंड किया गया। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आने से इंस्टीट्यूशंस को वाइडर पावर्स मिल गए फॉर ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेशन काफ़ी क्रूशियल है।
CPCB नेशनल लेवल पर एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, वही SPCBs का रोल है इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने और ऑपरेट करने के लिए कंसेंट देना। साथ ही SPCBs कुछ और क्रिटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स और एयर का पोल्यूशन मॉनिटर करना, एमिशंस और डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करना और पोल्यूटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, जिसमें क्लोजर, फाइन और लीगल केसेस शामिल होते हैं। अब न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि SPCBs जनरली ओवरबर्डन्ड और अंडरस्टाफ्ड होते हैं। इसी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025 रिलीज किए हैं। इन न्यू रूल्स के तहत अब प्राइवेट एजेंसीज को एनवायरनमेंट ऑडिटर्स के रूप में एक्रेडिट किया जा सकता है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो कैसे बना जाए एनवायरनमेंट ऑडिटर्स? ये सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स या एजेंसीज होते हैं जो फैसिलिटीज़ इंस्पेक्ट कर सकती हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर सकती है और एसेस करती हैं कि एनवायरमेंटल लॉज का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। इन ऑडिटर्स को सर्टिफाई करेगा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या EADA, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 के फ्रेमवर्क में क्रिएट किया गया है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के थर्ड और फाइनल टॉपिक पर, पंजाब में आए रीसेंट फ्लड्स। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्लड पास्ट 30 ईयर्स का सबसे सीवियर फ्लड माना जा रहा है। इस फ्लड के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला फैक्टर है एक्सेप्शनली हैवी मॉनसून रेन्स। नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब इस बार 50 ईयर्स का सबसे वेटेस्ट मॉनसून फेज से गुजर रहा है, जहां रेनफॉल सरप्लस 37% तक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा मेजर फैक्टर है एक्सेस वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स। ये सिर्फ इंडियन पंजाब तक सीमित नहीं है, पाकिस्तानी पंजाब में भी ये पैटर्न देखा गया है। इंडिया में हैवी रेनफॉल के चलते पौंग, रंजीत सागर और भाखड़ा जैसे डैम्स के गेट्स ओपन करने पड़े, जिससे डायरेक्ट इफेक्ट हुआ डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग पर। और तीसरा फैक्टर है इलीगल डिफॉरेस्टेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट किया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में इलीगल डिफॉरेस्टेशन ने फ्लड इम्पैक्ट को और ज़्यादा एग्रवेट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इलीगल डिफॉरेस्टेशन से फ्लड कैसे कॉज होता है। सबसे पहले तो नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन का लॉस हो जाता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट एक स्पंज की तरह काम करते हैं, उनके रूट्स रेन वाटर्स को एब्जॉर्ब करके उसे सॉइल और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में स्लोली रिलीज करते हैं। जब ये फॉरेस्ट टावर्स हटा दिए जाते हैं तो ये नेचुरल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट होता है सॉइल इरोजन, जो रिवर बेड के सिल्टेशन का रीज़न बनता है। ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, उनके बिना रेन वाटर सॉइल को वॉश करके ले जाता है और ये इरोडेड सॉइल रिवर्स में जाके डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से रिवर का ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है फॉरेस्ट रेनफॉल्स के डायरेक्ट इम्पैक्ट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स और ब्रांचेस पानी को इंटरसेप्ट करते हैं, ग्राउंड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होने से रोक लेते हैं। जब ये कैनोपी नहीं रहती तो रेन वाटर डायरेक्टली ग्राउंड पर गिरता है और सरफेस रन ऑफ तेज़ी से बढ़ता है, और इसी वजह से ये वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाके फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर करते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।